हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आप सभी लोग जानते हैं कि गेट का एग्ज़ाम नज़दीक आता चला जा रहा है और अगर मैं बहुत हाई वेटेड टॉपिक्स के बारे में बात करूं तो उसमें बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का नंबर सबसे पहला आता है और स्टूडेंट्स इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा घबराते भी हैं क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, प्लस अलग अलग टाइप के फॉर्मूलेज़ हैं और फॉर्मूलेज़ को कब यूज़ करना है ये भी स्टूडेंट्स को समझने में दिक्कत होती है। हालांकि इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक बुक भी निकाल चुका हूँ, कॉम्प्रिहेंसिव हैंड रिटन नोट्स ऑन बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, बट उसके बावजूद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको कुछ कुछ क्वेश्चंस में दिक्कत है और कुछ टॉपिक्स को वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैंने क्या डिसाइड किया है कि मैंने कुछ क्वेश्चंस जो इम्पॉर्टेंट मुझे लग रहे हैं अलग अलग टॉपिक्स से, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग यूनिट नंबर 4 यूनिट नंबर 5 में गेट के ऑलरेडी है, तो मैंने इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लग रहे हैं और जो कई बार आए भी हैं गेट के प्रीवियस ईयर्स में, तो उनको मैंने अलग कर लिया है और उनको सॉल्व करना आपको आज के क्लास में मैं सिखा रहा हूँ। आप ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें काफ़ी जो प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है आ सकते हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी अधिक है आने की, तो उनको मैं समझा रहा हूँ, उनके फॉर्मूलेज़ मैं बताऊँगा और उनको किस तरीके से आप कर सकते हैं वो भी मैं बताऊँगा। प्लस आप इस वीडियो के सहारे सीख सकते हैं कि बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में आने वाले क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्या सही तरीका है सॉल्व करने का। और सबसे पहली चीज़ तो है कि आपको फॉर्मूलेज़ तो पता होने ही चाहिए, बट सही चीज़ ये है क्योंकि एक ही चीज़ के कई सारे फॉर्मूलेज़ हैं, आपको कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है ये भी पता होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। बहुत इम्पॉर्टेंट है सभी गेट एस्पायरेंट्स के लिए जो बायोटेक्नोलॉजी से एग्ज़ाम देने वाले हैं। ये न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, इसको ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। एक बार वीडियो के सहारे आप ज़रूर देख लीजिए और उसके बाद फिर आगे चल करके आप अपने आप से भी प्रैक्टिस करिएगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये पहला क्वेश्चन है, The elemental composition of dry biomass of a yeast species is CH1.6 O 0.4 N 0.2 S 0.0024 P 0.017. The contribution of carbon to the dry biomass is परसेंटेज में आपको निकालना है और राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पे आपको ये भी दिया गया है कि एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, इनका जो एटॉमिक वेट है वो कितना कितना है, ये भी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो देखिए इस तरीके के सवाल 2-3 बार रिपीट हुए हैं तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसको कैसे करना है ये सबसे पहले सिखाता हूँ। तो देखिए जब इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कर लीजिए कि ये जो आपको दिया गया है ये क्या चीज़ है, ये आपका बायोमास है। यहाँ पे मेंशन भी है, दिस इज़ द ड्राई बायोमास ऑफ यीस्ट, है ना, दिस इज़ मेंशन ड्राई बायोमास ऑफ यीस्ट है। अब इस ड्राई बायोमास का हम टोटल वेट कैसे निकाल सकते हैं? टोटल वेट अगर हम पता कर ले तो कार्बन का वेट हमें पता चल जाएगा और टोटल वेट तो पता कर ही लिया, तो कार्बन का वेट डिवाइडेड बाय टोटल वेट इनटू 100 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको करके देखते हैं कि ये किस तरीके से सॉल्व हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे इस बायोमास, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसको वापस लिखता हूँ, CH1.6, ऑक्सीजन हो गया 0.4, नाइट्रोजन हो गया 0.2, सल्फ़र हो गया 0.0024, P हो गया 0.017। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ये देखिए। अब हमको मॉलिक्यूलर वेट सबका दिया गया है और आप इस बायोमास की मदद से ये भी देख सकते हैं कि कितने एटम हैं पर, जैसे कि कार्बन है उसका 1 एटम है तो टोटल इसका कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया, इस तरीके से मुझे निकालना है। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो कार्बन का एटम कितना है, 1 है और इसका कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट कितना है आप जानते हैं, यहाँ पे मेंशन्ड है, कार्बन का 12 है। तो एक मैंने दिखा दिया, अब मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ लिखता हूँ। तो 1 × 12 ये कर दिया। अब अगर मैं हाइड्रोजन का लिखने चलूँ तो देखिए इस तरीके से एरोज़ बनाते चले जाइए तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो हाइड्रोजन का एटम का नंबर 1 है और इसका एटॉमिक वेट 1.6 है इसका नंबर और 1 इसका एटॉमिक वेट है।
सेम वे में ऑक्सीजन की बात करूं तो 0.4 इंटू 16, नाइट्रोजन की बात करूं तो 0.2 इंटू 14, सल्फ़र की बात करूं तो 0.0024 इंटू 32। अब देखिए यहाँ पे आप अगर देखें तो सल्फ़र ये लास्ट में है और सल्फ़र का भी वेट दिया हुआ है 32। अगर मैं पी की बात करूं तो इसका दिया हुआ है 31। तो अब लास्ट पे आ जाते हैं, ये हो गया पी, तो 0.017 इंटू ये हो गया आपका 31। तो अगर मैं इन सब को टोटल कर लूँ, अब आप कहेंगे टोटल क्यों करना है? टोटल इसलिए करना है कि इस पूरे बायोमास का टोटल वेट जो है वो तो पता चल जाए। तो इसको अगर मैं टोटल कर रहा हूँ तो ये हो गया 12 हो गया, या मैं डायरेक्टली वैल्यूज़ लिखता हूँ, टाइम बच जाएगा। तो टोटल इसका जो मेरे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 23.404। तो दिस अमाउंट्स टू 23.404। ये क्या है? ये बायोमास का वेट है, ठीक है, बायोमास का वेट है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे कार्बन का अमाउंट बताकर, कार्बन का वेट इसमें कितना कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि यही तो पूछ रहा है, द कंट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन टू द ड्राई बायोमास, कार्बन का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो अब आप देख रहे हैं कार्बन का कंट्रीब्यूशन तो यही है 12, ठीक है। तो अगर मैं अमाउंट या जो कंट्रीब्यूशन है ऑफ कार्बन का वो निकालने की कोशिश करूं तो कंट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन, तो ये कैसे निकालूंगा? कंट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन कैसे निकाला जा सकता है? सिंपल है, आप या वेट ऑफ कार्बन ले लीजिए, ठीक है, वेट ऑफ कार्बन अपॉन टोटल वेट, तो वेट ऑफ कार्बन अपॉन टोटल वेट कर देंगे। तो अगर मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेकर के चलता हूं तो वेट ऑफ कार्बन, आपने देखा कार्बन का वेट कितना है? कार्बन का वेट है 12 और टोटल वेट हम लोगों ने अभी अभी कैलकुलेट किया था, वो था 23.404। तो इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो वेट ऑफ कार्बन था हमारा 12 और टोटल वेट था 23.404। अब इसी को मुझे परसेंटेज में निकालना है, तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। दिस विल बी इक्वल टू 51.27%। तो ये मेरा आंसर आ जाता है, 51.27% इसका आंसर है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में अगर पूछ रहा है कि कार्बन का परसेंटेज या कंट्रीब्यूशन कितना होगा, तो इट विल बी 51.27%। तो ये इस तरीके का एक क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन में देखिए, ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, मैं मार्क भी करता चलता हूँ ताकि इन केस अगर ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन भी लगभग सेम है, लेकिन इसमें क्या किया गया है? मास परसेंटेज का नाम दे दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है? मास परसेंटेज पूछा गया है। प्लस इस क्वेश्चन में अलग क्या है? इस क्वेश्चन में आपको कोई भी वैल्यूज़ या एटॉमिक वेट वगैरह यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाएंगे। तो साथ साथ में भी आप सॉल्व कर सकते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस बढ़िया होती चली जाए। तो देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए एक बार पढ़ता हूँ। इफ़ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन्स इन एन ऑर्गेनिज्म इज़ दिस मच, तो ये केमिकल कंपोजिशन है प्रोटीन्स का। द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन प्रोटीन्स, ठीक है। तो मास परसेंटेज बता करना है। तो सेम काम है यहाँ पे। H है 1.5, ऑक्सीजन है 0.3, नाइट्रोजन है 0.3 और सल्फर है 0.004। क्या करना है? सेम काम कर दीजिए। ये 1 इंटू 12 कर दीजिए, यहाँ हाइड्रोजन में 1 इंटू 1.5 कर दीजिए, यहाँ पे ऑक्सीजन में 0.3 इंटू 16 कर दीजिए, नाइट्रोजन के केस में आप 0.3 इंटू 14 कर दीजिए और सल्फ़र के केस में 0.004 इंटू 32 कर दीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो है 22.68। तो प्रोटीन का टोटल वेट कितना हो गया?
टोटल वेट ऑफ प्रोटीन कितना आ रहा है 22.628। ठीक है, अब एक बात याद रखिएगा, इसमें हम लोगों ने टोटल वेट कैसे निकाला है, सबको जोड़ दिया है। ठीक है, वी हैव एडेड एवरीथिंग। इन सभी वैल्यूज़ को अगर हम जोड़ देंगे तो 22.628 वैल्यू आ रही है। और इसके बाद हमसे पूछा क्या जा रहा है, कार्बन के बारे में, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो देखिए इस तरीके के देखिए 2-3 क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अब मास परसेंटेज ऑफ कार्बन वैसे ही जैसे अभी पीछे निकाला था मैंने मास परसेंटेज, तो कैसे निकालना होगा, कार्बन का मास अपॉन टोटल इंटू 100। ये कैसे करना है, 22.628 ये टोटल था, जस्ट अ मिनट। तो कार्बन का मास कितना था, 12 था, 12 ऊपर ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये 12 था। तो 12 अपॉन 22.628 इंटू 100, तो 12 अपॉन 22.628 इंटू 100, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 53.03% आ रहा है। तो दिस वुड बी द आंसर। तो सिंपल हो गया। ये दो तरीके के क्वेश्चंस जो हैं, आई मीन टू से ये एक तरीके का क्वेश्चन जो है वो कई बार आया हुआ है। तो ये वन ऑफ द सिंपल क्वेश्चंस हैं। अगर मैं बताऊं तो दीज आर वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चंस ऑफ बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो ये बात अगर इस तरीके क्वेश्चन आए तो ज़रूर करके आना है हमें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आ जाते हैं, यस, तो डिग्री ऑफ रिडक्शन। तो डिग्री ऑफ रिडक्शन ऑफ इथेनॉल या डिग्री ऑफ रिडक्शन क्या होता है। तो देखिए डिग्री ऑफ रिडक्शन मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ डिग्री ऑफ रिडक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हमें अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ते हैं। तो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स इन इथेनॉल कितना होगा। तो इथेनॉल का पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, C2H5OH। ये क्या है, ये इथेनॉल का फॉर्मूला है। ठीक है, अब अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स निकालने का क्या तरीका है, आप जो भी वैलेंसी है, जिस भी एटम का आप निकालने वाले हो उसकी वैलेंसी है आपके पास पता है, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो, और नंबर ऑफ एटम्स से। तो जैसे कि कार्बन के 2 एटम हैं तो 2 इंटू कार्बन की कितनी हो जाती है, 4। ठीक है, हाइड्रोजन की 1 है, नंबर ऑफ एटम्स 5 हैं तो आप 5 ऐड कर दीजिए यहाँ पे। ऑक्सीजन की -2 होती है और हाइड्रोजन की अगेन 1 होती है। तो इसको अगर आप टोटल करेंगे तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 8 + 5 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा और -2 यानी कि 12 हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, ओके, तो ये 12 हो गया। अब ये आ गया मेरा अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज माय अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं जब डिग्री ऑफ रिडक्शन निकाल रहा हूँ, डिग्री ऑफ रिडक्शन, इसको मैं गामा से दिखा सकता हूँ। तो डिग्री ऑफ रिडक्शन इज इक्वल्स टू अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स अपॉन नंबर ऑफ कार्बन्स। ठीक है, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स अपॉन नंबर ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे आपने देखा ही है कि अवेलेबल इलेक्ट्रॉन की संख्या 12 थी, नंबर ऑफ कार्बन्स की संख्या 2 है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ रिडक्शन कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो दिस इज द आंसर। डिग्री ऑफ रिडक्शन इतना निकालना आसान है और आपको अलग अलग कंपाउंड्स के डिग्री ऑफ रिडक्शन निकालने आने चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि डिग्री ऑफ रिडक्शन क्या होता है, कैसे आपको निकालना है, ये पता होना चाहिए। तो ये दूसरी तरीके का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में, इसको कैसे निकालना है वो देखिए। पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। द इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन फॉर सोडियम इज 55 मिलीवोल्ट। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल दिया हुआ है सोडियम के लिए 55 मिलीवोल्ट, टेम्परेचर दिया हुआ है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इस पे मतलब निकाला गया है। कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम, सोडियम का कितना कंसेंट्रेशन है इनसाइड द सेल। अब देखिए सोडियम का कंसेंट्रेशन सेल के अंदर भी होगा, सेल के बाहर भी होगा।
अंदर का कंसेंट्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है 20 मिलीमोलर। अब अगर मेम्ब्रेन परमिएबल है, अब जाहिर सी बात है अगर मेम्ब्रेन परमिएबल है तो अंदर से बाहर या बाहर से अंदर कोई भी चीज़ आ जा सकती है। तो सोडियम के लिए ही अगर मान लीजिए मेम्ब्रेन परमिएबल है, देन सोडियम कंसेंट्रेशन आउटसाइड द मेम्ब्रेन विल बी, पूछा जा रहा है कि सोडियम का कंसेंट्रेशन मेम्ब्रेन के बाहर कितना होगा। मेम्ब्रेन के अंदर बता रखा हुआ है, बाहर कितना होगा वो पूछा गया है। और क्या क्या वैल्यूज़ दी हुई हैं तो देखिए, फेराडेज कांस्टेंट की वैल्यू 23062 कैलोरी पर वोल्ट पर मोल दिया हुआ है, और गैस कांस्टेंट की भी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 1.98 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो देखिए, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, और आपने पढ़ा होगा नर्स्ट इक्वेशन के बारे में। नर्स्ट इक्वेशन का थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म यहाँ पे, जब आप मेम्ब्रेन के अराउंड इक्विलिब्रियम, मेम्ब्रेन के अराउंड अगर पोटेंशियल निकाल रहे होते हैं तो नर्स्ट इक्वेशन का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म आपको यूज़ करना होता है। तो चलिए उसको देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ई इक्विलिब्रियम का जो फॉर्मूला है, एक मिनट, यस, तो ई इक्विलिब्रियम का जो फॉर्मूला है, अब देखिए, इक्विलिब्रियम आप सोडियम के लिए भी निकाल सकते हैं, पोटेशियम के लिए भी निकाल सकते हैं, जो भी पूछा जाए आप उस हिसाब से फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। सोडियम के लिए मैं बताता हूं, तो ई इक्विलिब्रियम Na+, क्योंकि मैं सोडियम के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं तो ई इक्विलिब्रियम Na+ यूज कर रहा हूं, इज इक्वल्स टू RT अपॉन NF इंटू RT अपॉन NF इंटू ln Na+ आउट अपॉन Na+ इन। ठीक है, या आप यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम Na+ या इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ Na+ इज इक्वल्स टू RT बाय NF ln Na+ आउट और Na+ इन। ठीक, ये हो गया। एक मिनट, इसको सही कर देते हैं। ठीक, ये हो गया Na+ आउट और Na+ इन। अब आउट और इन का मतलब क्या है? आउट का मतलब मेम्ब्रेन आउटसाइड जो पोटेंशियल है, यानी कि अगर मैं इसको मेम्ब्रेन बना रहा हूं, सपोज दिस इज माय मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन है हमारी। ठीक है, अब इस मेम्ब्रेन में जो ये सोडियम का कंसेंट्रेशन, Na+ कंसेंट्रेशन ये है, ये आउट, और यहाँ पे हो जाएगा Na+ इन। तो ये दोनों की बात हो रही है। ठीक, मेम्ब्रेन के बाहर Na+ का पोटेंशियल और अंदर Na+ का पोटेंशियल, उसके बारे में बात हो रही है। तो चलिए अब देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, गिवन क्या क्या चीज़ें हैं। तो गिवन है इसमें सोडियम का इक्विलिब्रियम पोटेंशियल गिवन है। तो इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ Na+ कितना दिया हुआ है? 55 मिलीवोल्ट दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे देखिए ये मेंशन भी है, 55 मिलीवोल्ट दिया हुआ है। अब 55 मिलीवोल्ट को आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर? वोल्ट के अंदर। तो कैसे करेंगे? 55 इंटू 10⁻³ वोल्ट। क्यों? क्योंकि मिली में है ना, तो मिली में को अगर वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये इक्विलिब्रियम पोटेंशियल हो गया। नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है? गैस कांस्टेंट दिया हुआ है। तो गैस कांस्टेंट की अगर वैल्यू देखिए तो यहाँ पे मेंशन्ड है 1.98 इंटू 1.98 कैलोरी मोल -1 केल्विन -1, ये आपको गैस कांस्टेंट दिया हुआ है। अगर मैं फेराडे कांस्टेंट के बारे में बात करूं तो फेराडे कांस्टेंट जो दिया हुआ है वो आपको 23062 कैलोरी पर वोल्ट पर मोल इस तरीके से दिया हुआ है। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि मैं ये लिख क्यों रहा हूँ बार बार। देखिए, यही तरीका है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। जब आप गिवन क्या क्या दिया हुआ है, जब आप ये लिख लेते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली दिखने लगता है पेपर के ऊपर कि क्या क्या दिया हुआ है और
इस चीज़ को निकालने के लिए जो मुझसे पूछ रहा है, उस चीज़ को निकालने के लिए मेरे पास कौन सा फॉर्मूला है। हालांकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मूला आपका लिख दिया है पहले से ही, आपको समझाने जा रहा हूँ इसलिए। लेकिन जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप भी शॉर्ट में ही, भले ही मैं तो आपको डिटेल में समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ, लेकिन आप क्या करिए शॉर्ट में ये लिख लीजिए, जैसे कि F दिया हुआ है, फैराडे कांस्टेंट दिया हुआ है, या R आपको गैस कांस्टेंट दिया हुआ है, तो इस तरीके से लिख लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं इसके अलावा देखूं तो एक चीज़ और दी हुई है, और वो है टेम्परेचर। कितना दिया हुआ है टेम्परेचर? 37 डिग्री। क्या मैं इसी टेम्परेचर को इस्तेमाल कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि हमें डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर यूज़ नहीं करना है, हमें केल्विन में टेम्परेचर यूज़ करना है। तो चलिए टेम्परेचर को कन्वर्ट कर देते हैं, 37 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। अब उम्मीद है ये सभी लोगों को पता होगा कि डिग्री केल्विन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो 273 आप जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है? आ जाता है 310 केल्विन। 310 केल्विन आ जाएगा। तो इतनी सारी चीज़ें मुझे दी हुई हैं। अब देखिए मुझसे पूछा क्या है, अगर हम फॉर्मूले में देखें एक बार तो हमसे पूछ रहा है सोडियम कंसेंट्रेशन आउटसाइड द मेम्ब्रेन विल बी। मतलब यहाँ पे ये वाली चीज़ मुझसे पूछ रहा है, बाकी सारी चीज़ें मुझे दी हैं। R दिया हुआ है, T दिया हुआ है, N का मतलब क्या हो गया? N मतलब जो चार्ज होगा सोडियम के ऊपर। अब आप जानते हैं सोडियम के ऊपर चार्ज कितना होता है? +1 होता है। तो चार्ज ऑन Na+ कितना हो गया? +1 हो गया। तो मैं एक चीज़ और यहाँ पे लिख देता हूँ, चार्ज ऑन इज इक्वल्स टू कितना है? +1। तो यानी कि n की वैल्यू जो है, अभी मैं पीछे आपसे जो डिस्कस कर रहा था, n की वैल्यू जो यहाँ पे है, n ये भी मिल गया हमें, जो कि है +1। फैराडे कांस्टेंट हमें दिया हुआ है, Na in भी हमें दिया हुआ है, Na out पूछ रहा है। बस सारी की सारी वैल्यू प्लग इन कर दीजिए। चलिए करते हैं, ज़रा देखते हैं क्या आंसर आता है। तो अगर मैं फॉर्मूला दोबारा लिख दूँ तो इक्विलिब्रियम, फॉर्मूला अगर मैं दोबारा लिखूँ तो इक्विलिब्रियम Na+ इज इक्वल्स टू RT अपॉन NF ln Na+ इन, ये सॉरी Na+ आउट अपॉन Na+ इन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं वैल्यूज़ प्लग इन कर देता हूँ। इक्विलिब्रियम वो वैल्यू दी हुई है आपको, ठीक है। E इक्विलिब्रियम आपको दिया हुआ है, E इक्विलिब्रियम, E इक्विलिब्रियम आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 55 मिलीवोल्ट दिया हुआ। 55 मिलीवोल्ट दिया हुआ था, आपने उसको वोल्ट में कन्वर्ट किया था तो कितना था? 55 × 10⁻³ R की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है? R की वैल्यू दी हुई है 1.98, और टेम्परेचर कितना था मेरा? 310। N की वैल्यू कितनी है? 1 है, और F की वैल्यू, फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है 23062, ये दी हुई है। और ln मैंने लिख लिया, और Na आउट अपॉन Na इन है, ठीक है। तो यहाँ पे Na आउट अपॉन Na+ इन, इस तरीके का ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। अब ये सारा का सारा जो है मैं इसको इधर लेकर चला जाता हूँ, तो ये क्या हो गया? 55 × 10⁻³ × 1 × 23062 अपॉन 1.98 × 310, ये कितने के बराबर हो जा रहा है? ये आ जा रहा है आपका ln Na+ आउट अपॉन Na+ इन, ठीक। अगर आपने इस वैल्यू को सॉल्व किया तो ये वैल्यू सॉल्व करके मेरे पास जो आ रही है वो 2.066 आ रही है। तो ये कितनी वैल्यू हो गई? 2.066 वैल्यू आ रही है इतनी। अब ये किसके बराबर होगा? ln Na+ आउट अपॉन Na+ इन के बराबर होगा, ठीक है। तो लेकिन ये लॉग की वैल्यू है, इजंट इट? तो ये क्या है? ये लॉग की वैल्यू है। तो ये अगर मैं इसको बराबर लिख देता हूं, ln Na+ आउट अपॉन Na+ इन। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसका एंटी लॉग ले लेना पड़ेगा। अगर मैं 2.066 का एंटी लॉग ले लूं तो वो Na+ आउट अपॉन Na+ इन के बराबर हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पे एंटी लॉग ले लेता हूं। तो एंटी लॉग अगर मैं 2.066 का लेता हूं तो एंटी लॉग
एंटीलॉग ऑफ 2.066, ये कितनी वैल्यू आ रही है? मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 7.897, तो दिस इज 7.897। तो अब क्या होगा, ये 7.897 इज इक्वल्स टू जो लॉग की वैल्यू थी, वो लॉग के आगे वाली वैल्यू थी उसके बराबर आ जाएगा, जो कि कितना है Na प्लस आउट अपॉन Na प्लस इन, यही तो बराबर है। अब याद करिए आपको इन की वैल्यू दे रखी हुई है, इजंट इट? आपको Na प्लस इन की वैल्यू क्वेश्चन में ही दे रखी है। कितनी वैल्यू दी हुई है Na प्लस इन की? चलिए जरा देख लीजिए, Na प्लस इन की कितनी वैल्यू दी हुई है, ये देखिए। तो Na प्लस इनसाइड द सेल इज 20 मिली मोलर, ये 20 मिली मोलर की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। तो बस अब क्या करना है, ऊपर इक्वेशन में वैल्यू रख लीजिए, 20 मिली मोलर यहाँ पे रख दीजिए। तो अब Na प्लस इन इज इक्वल्स टू Na प्लस इन इज इक्वल्स टू 20 मिली मोलर। तो अब यहाँ पे 20 मिली मोलर रख दीजिए, Na प्लस आउट आ जाएगा। तो Na प्लस आउट इज इक्वल्स टू 20 इंटू 7.897, ये आ जाता है 157.94 मिली मोलर। ठीक, क्योंकि ये 20 मिली मोल था तो इसीलिए मेरा यहाँ पर भी जो वैल्यू आई है 157.94 मिली मोलर आ जाता है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो ये हो गया मेरा नर्स्ड इक्वेशन का एक मॉडिफाइड फॉर्म, या मैंने एक और क्वेश्चन आपको सिखाया कि किस तरीके से आप मेम्ब्रेन पोटेंशियल निकाल सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर आयन के लिए। सेम वे अगर पोटेशियम के बारे में पूछा जाए तो आप पोटेशियम के बारे में भी कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस विद पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडॉक्स पोटेंशियल डेल्टा ई नॉट इज। तो मैं इस क्वेश्चन को इसलिए दिया है क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि देखिए बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में भी बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं, हम लोग हमेशा सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में, उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, बट ऐसा है नहीं। तो बहुत सारे इजी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जैसा कि एग्जांपल मैंने दिया। तो चलिए इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए। अब आप जानते हैं, आपको पता भी होगा कि ये रिडॉक्स पोटेंशियल दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रिडॉक्स पोटेंशियल। तो आपने देखा होगा डेल्टा जी नॉट यानी कि स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ डेल्टा ई नॉट, मुझे लिखना चाहिए था। ठीक, तो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट। अब डेल्टा जी यहां पे क्या होता है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। एन क्या है, आपका चार्ज है, एफ क्या है, फैराडे कांस्टेंट है, और ई यहां पे इन्होंने बताया ही है कि स्टैंडर्ड रिडॉक्स पोटेंशियल है। लेकिन ये कह रहे हैं कि हम पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडॉक्स पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऐसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जिनका डेल्टा ई, जो ये ई नॉट है या डेल्टा ई नॉट हम कह सकते हैं, ई नॉट अभी क्वेश्चन के लिए ई नॉट जो है वो पॉजिटिव है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि फिर बाकी वैल्यूज क्या होंगी। तो यहां पे देखिए डेल्टा जी के बारे में दिया हुआ है, क्या डेल्टा जी पॉजिटिव होगा? अब आप खुद सोचिए, अगर डेल्टा ई की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे साइन माइनस लगा हुआ है, तो डेल्टा जी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और अगर डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो इसका मतलब क्या होता है, एक बार और रिवाइज कर लीजिए कि ये रिएक्शन होता है स्पॉन्टेनियस। और दूसरी बात, ये रिएक्शन होता है एक्सर्गोनिक, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और एक्सर्गोनिक रिएक्शन। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डेल्टा जी, अगर हम डेल्टा जी के बारे में डिस्कस करें तो इसके डेल्टा जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नेगेटिव आएगी, ना कि पॉजिटिव। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी बी। ठीक, तो इट विल बी डेल्टा जी विल बी नेगेटिव। ये क्लियर हो गया होगा। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, टू फैसिलिटेट मास ट्रांसफर फ्रॉम अ गैस टू अ लिक्विड फेज, a gas bubble of radius r is introduced into the liquid.
The gas bubble then breaks into 8 bubbles of equal radius. Upon this change, the ratio of the interfacial surface area to the gas phase volume for the system changes from 3 by r to 3n by r. The value of n is. तो उम्मीद है आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। देखिए मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन जो है कोई किसी को भी करना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बस इसमें एक बैकग्राउंड बायो प्रोसेस का दिया हुआ है। ये नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग से भी ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पे क्या रहा है, बस एक अगर मैं बेसिक चीज़ आपको समझाऊं तो एक बड़ा सा बबल था, उसको 8 छोटे बबल्स के अंदर तोड़ दिया गया है। ये अगर आपको समझ में आ जाए तो आप इस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, अब बचपन में आपने पढ़ा भी होगा कि अगर एक बड़ा बबल टूटता है छोटे बबल्स के अंदर तो क्या होता है कि उनका वॉल्यूम जो है वो सेम हो जाता है ना। इनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक, तो उसी चीज़ को लेकर के हम शुरुआत करते हैं अपने इसके सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन, अब देखिए लार्जर बबल यहाँ पे क्या हो रहा है, लार्जर बबल क्या हो रहा है, डिवाइडेड इनटू 8 स्मॉल बबल्स। ठीक है, तो लार्जर बबल क्या हो रहा है, डिवाइड किया जा रहा है। किस में डिवाइड किया जा रहा है, 8 स्मॉल बबल्स के अंदर इसको डिवाइड किया जा रहा है। अब हम स्मॉलर बबल का रेडियस किस तरीके से निकाल सकते हैं, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्मॉलर बबल का रेडियस पहले निकालना पड़ेगा। तो पहले इस रेडियस को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों का वॉल्यूम इक्वेट कर देते हैं। यानी कि वॉल्यूम ऑफ लार्जर बबल इज इक्वल्स टू जितने टोटल बबल्स बने हैं छोटे वाले इनटू देयर वॉल्यूम। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ, हम क्या चाहते हैं, हम स्मॉलर बबल का रेडियस कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो फॉर कैलकुलेटिंग द रेडियस ऑफ स्मॉलर बबल क्या करना पड़ेगा, दोनों की वॉल्यूम को इक्वेट कर देते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो बबल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर का, क्योंकि आर मैं यहाँ पे बड़ा आर ले रहा हूँ क्योंकि ये सिग्निफाई कर रहा है जो बड़ा बबल था उसको, पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं 4/3 पाई आर, ये छोटा आर मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये मैं छोटे बबल के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन इस तरीके के कितने बबल थे, 8 थे, तो इस तरीके से मैंने इसको कर लिया। अब क्या होगा, ये 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल आर क्यूब बराबर हो जाएगा स्मॉल आर क्यूब इंटू 8 के, या मैं इसको और बेहतर ढंग से लिखूं तो कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल्स टू 2r का क्यूब, या अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो कैपिटल R इज इक्वल्स टू 2 स्मॉल r, कैपिटल R इज इक्वल्स टू 2 स्मॉल r। अभी इसी से मैं सॉल्व कर सकता हूँ कि स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R बाई 2। मतलब जो छोटे वाला बबल जो बना हुआ है, जो छोटे बबल बने हैं वो बड़े बबल का हाफ है। उनका रेडियस क्या है, बड़े बबल के रेडियस से आधा है। तो छोटे बबल का जो रेडियस है बड़े बबल के रेडियस से आधा है। तो अब इस तरीके के, अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे देखिए इसके बाद मेंशन्ड है कि इंटरफेशियल एरिया, द इंटरफेशियल सरफेस एरिया टू गैस फेज वॉल्यूम चेंज हो गया है 3/r टू 3n/r। तो चलिए पहले इंटरफेशियल सरफेस एरिया टू गैस फेज वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इंटरफेशियल सरफेस एरिया टू गैस फेज वॉल्यूम का रेशियो निकालते हैं। चलिए, तो अब इंटरफेशियल सरफेस एरिया अपॉन गैस फेज वॉल्यूम, तो ये क्या हो जाएगा। अब आप जानते ही हैं कि अगर हम सरफेस एरिया की बात करें, किसी स्फीयर की सरफेस एरिया की बात करें तो कितना हो जाता है 4 पाई r स्क्वायर,
और वॉल्यूम तो अभी अभी हम लोगों ने देखा ही, वॉल्यूम गैस फेज वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 4/3 पाई आर का क्यूब। कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर का क्यूब, ये इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है, तो जरा वैल्यूज रख देते हैं। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल R/2 वैल्यू, मतलब स्मॉल r की जगह मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ कैपिटल R/2, कैसे रखा है मैं, कैसे वैल्यू आई है वो मैंने दिखा चुका हूँ आपको। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसमें ये बताया गया है कि पहले जो ये रेशियो था अब वो 3n/2 करके रेशियो हो गया है। कितना हो गया है वैल्यू, कितना रेशियो हो गया है, तो ये कह रहे हैं कि पहले रेशियो 3/r था, अब 3n/r हो गया है। ठीक है, इस तरीके का कुछ हुआ है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे मैं कैपिटल R/2 रख देता हूँ स्मॉल r की जगह पे। ओरिजिनल कैपिटल R जो था उसको मैं कैपिटल R/2 रख देता हूँ। चलिए देखते हैं। तो अब क्या करना है मुझे कि यहाँ पे 4 पाई कैपिटल R/2 ये स्क्वायर हो गया अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R/2 का क्यूब। अब ये तो समझ में आ गया होगा ना, स्मॉल r की जगह पे मैंने क्या लिखा है कैपिटल R/2। ठीक, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इन दोनों इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो 4 पाई काट दिया मैंने। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, अब ये 1/3 इंटू R/2 हो जाएगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों है, क्योंकि ये R/2 और R/2 का स्क्वायर है, ये R/2 का क्यूब है, तो ये 1 टाइम्स चला जाएगा इधर, मतलब यहाँ पे R/2 नीचे बच जाएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये कितना आ जा रहा है, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/r/6, या r/6 लिखने के बजाय अभी मैं इसको इस तरीके से ही लिख देता हूँ ताकि हम आराम से इसको कंपेयर कर सकें। तो ये कितना हो जाएगा 3 × 2/r हो जाएगा, ये वैल्यू है। ठीक है, तो यही तो है, ये मैंने इसको सॉल्व कर लिया, 3 × 2/r है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखिए ये दिया हुआ है कि 3/r जो है वो 3n/r में चेंज हुआ है, 3/r चेंज हुआ है 3n/r में। तो अब अगर मैं 3n/r को इसके साथ कंपेयर करूं, अगर इन दोनों को कंपेयर करूं, तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि n की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई है। n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई है, 2 आ गई है। यही तो ये पूछ रहे थे, इजंट इट। तो यही तो पूछ रहे थे वैल्यू ऑफ n कितनी है, तो n की वैल्यू अपन की कितनी आ गई, इट इज 2। तो आई बिलीव ये क्वेश्चन भी आपसे बन गया होगा, ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए आइए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द डायामीटर ऑफ अ लार्ज एंड अ स्मॉल वेसल आर 1.62 मीटर and 16.2 centimeter respectively. The vessels are geometrically similar and operated under similar volumetric agitated power input. ठीक है, the mixing time in small vessel was found to be 15 seconds. Determine the mixing time in seconds of the large vessel. अब देखिए ये बेसिकली क्वेश्चन है स्केल अप का। तो अगर आपको ये क्वेश्चन करना है तो स्केलिंग अप आपको अच्छे से आना चाहिए। बहरहाल ये क्वेश्चन करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर मिक्सिंग टाइम के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है या मिक्सिंग टाइम दिया हुआ है एक वेसल का, दूसरे वेसल का मिक्सिंग टाइम पूछा जा रहा है, तो मिक्सिंग टाइम कैन बी रिलेटेड विद द डायामीटर। ठीक है, तो मिक्सिंग टाइम किस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं आप, डायामीटर से रिलेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से डायामीटर से इसको रिलेट किया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज़ अगर यहाँ पे मैं देखूँ कि क्या क्या दिया हुआ है, तो मिक्सिंग टाइम ऑफ द लार्जर वेसल दिया हुआ है। तो मिक्सिंग टाइम मैं टी से लिख रहा हूं, तो टी लार्ज। ठीक है, तो मिक्सिंग टाइम ऑफ लार्जर वेसल हमें पूछ रहा है, सॉरी, और मिक्सिंग टाइम ऑफ स्मॉलर वेसल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, स्मॉलर वेसल का मिक्सिंग टाइम दिया हुआ है 15 सेकेंड्स। ठीक है, इसके अलावा डायामीटर दिया हुआ है। तो डायमीटर ऑफ लार्ज वेसल कितना दिया हुआ है, 1.62 मीटर, और डायमीटर ऑफ स्मॉल वेसल दिया हुआ है कितना, 16.2 सेंटीमीटर।
तो सबसे पहले तो हमें इन दोनों की जो यूनिट्स हैं उसको सेम कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ डायामीटर का एक जगह यूनिट 1.62 इन मीटर्स है और दूसरी जगह सेंटीमीटर में है, तो इसको ठीक करना ज़रूरी है। तो क्यों ना मैं इस सेंटीमीटर को भी मीटर में ही कन्वर्ट कर लूँ। तो दिस कैन बी गिवन एज, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.162 मीटर। ठीक है, तो अब मेरा ये लार्जर वेसल का डाया भी मीटर में हो गया, स्मॉलर का डाया भी मीटर में हो गया। अब मुझे क्या करना है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसमें मैं रिलेट कर सकता हूँ लार्जर वेसल और स्मॉलर वेसल का मिक्सिंग टाइम और डायामीटर को। तो क्या फॉर्मूला है, देखिए, टी लार्ज अपॉन टी स्मॉल। तो याद रखिएगा, टी से मेरा मतलब है मिक्सिंग टाइम से, ये बराबर हो जाता है डी लार्ज अपॉन डी स्मॉल का टू द पावर 11/18। तो ये फॉर्मूला याद होगा तो आराम से ये क्वेश्चन बन जाएगा, 11/18 होता है। अब इसको अगर मैं इसमें फॉर्मूले में सारी चीज़ें रखूँ, क्योंकि मुझे टी लार्ज निकालना है, तो टी एल बराबर कितना हो जाएगा, टी एस इंटू डी एल अपॉन डी एस। और 11/18 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 0.65 आ जाता है, तो मैंने ऊपर 0.65 पावर लगा दी। तो ये कितना हो गया, टी एस आपको पता है 15 सेकेंड, 15 इंटू डी एल बाई डी एस। अब मैं वैल्यूज़ रख देता हूँ, तो डी लार्ज की वैल्यू कितनी है 1.62 अपॉन ये स्मॉलर वाली की वैल्यू कितनी है 0.162, और इसको मैं पावर लगा देता हूँ 0.65 की। तो अब ये कितना आ जाएगा, ये अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो इसको मैं दूसरे पेज पे लिख देता हूँ। इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा ये 15 इंटू 10 टू द पावर 0.65। तो इसको सॉल्व करने पे लगभग ये 61 के अराउंड आता है, तो 61 इसका आंसर हो गया। ठीक है, द आंसर इज 61। तो ये आप देख रहे हैं सी आंसर है इसका करेक्ट। ठीक है, तो किस तरीके से करना है, ये आपका स्केलिंग अप का क्वेश्चन है, स्केलिंग अप का क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारे और भी फॉर्मूलेज हैं स्केलिंग अप के, जैसे कि अगर रेनॉल्ड्स नंबर कांस्टेंट रखा हुआ है, जैसे कि फ्लो नंबर अगर कांस्टेंट रखा हुआ है, तो क्या फॉर्मूला यूज़ होता है ये पता होना चाहिए। स्केलिंग अप वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का, इसीलिए मैंने आपको एक स्केलिंग अप का क्वेश्चन यहाँ पे करके दिखा दिया है। तो उम्मीद है कि आप इस तरीके के क्वेश्चंस को और भी प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये देखिए, ये एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रॉब्लम है जिसमें कि हम लोगों को देखना है कि ये क्वेश्चन बेसिकली LMTD के ऊपर है, लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस के बारे में। तो वो निकालना मैं चाहता था एक्चुअली, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या इस क्वेश्चन में है। तो मिल्क फ्लोइंग थ्रू अ स्टेनलेस स्टील इनर ट्यूब, जिसका डाया दिया हुआ है 40 मिलीमीटर इनर डाया, एंड डबल ट्यूब टाइप हीटर इज टू बी हीटेड फ्रॉम 10 डिग्री टू 85 डिग्री सेंटीग्रेड by saturated steam condensing at 120 degree centigrade on the outer surface of the inner tube। ठीक, तो टोटल हीट ट्रांसफर्ड Q जो था वो इतना दिया हुआ है, एंड ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट 750 किलो कैलोरी पर आवर पर मिनट और पर सी। ठीक है, तो टोटल लेंथ पूछ रहा है आपसे यहाँ पे, तो इसकी पूरी टोटल लेंथ कितनी होगी। ये आपका एक सिलेंड्रिकल हीट एक्सचेंजर है, तो यहाँ पे इसकी लेंथ आपसे पूछ रहा है। क्या क्या चीज़ें दे रखी है, चलिए वो उससे शुरुआत करते हैं और फिर आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दी हुई है, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है यू दिया हुआ है। जैसे कि अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे ये दिया हुआ है, आपका इनर डायामीटर दिया हुआ है, आपका टेम्परेचर का डिफरेंस दिया हुआ है, आपको क्यू दिया हुआ है, आपको यू दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ किया जा सकता है जो कि है Q इज इक्वल्स टू यू ए ओवरऑल इनटू डेल्टा टी एल एम टी डी। Q इज इक्वल्स टू यू ए ओवरऑल इनटू डेल्टा टी एल एम टी डी। अब देखिए, ये A ओवरऑल का मतलब क्या है, ये A ओवरऑल का मतलब है पूरा सरफेस का एरिया जो कि एक सिलेंडर है।
ठीक है। अब आप सिलेंडर का एरिया अगर आपको पता होगा तो सिलेंडर का एरिया आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना होता है 2πr_l के बराबर होता है। अब यही l हमें नहीं पता है, ठीक है, यही l तो हमें निकालना है, 2πr_l इसका एरिया होता है, l हमें निकालना है, तो पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे Q क्या होता है, Q आपको पता ही है, Q क्या है, ये दिया हुआ है, ये वैल्यू टोटल हीट ट्रांसफर्ड, टोटल हीट ट्रांसफर्ड, Q टोटल हीट ट्रांसफर्ड दिया हुआ है यहाँ पे। U क्या है, U आपको ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट आपका U है, और A आपका एरिया है। तो ये मैंने जितनी भी चीज़ें दी हुई थी वो सारी लिख दी यहाँ पे। अब एरिया आपका कितना हो जाता है, एरिया इज इक्वल्स टू 2πr_l, ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि सिलेंडर है ना, तो सिलेंडर का एरिया कितना होता है 2πr_l होता है। तो पहले मैं इसका एरिया ही से निकालना शुरू करता हूँ। तो एरिया इज इक्वल्स टू 2 इंटू पाई इंटू रेडियस, रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 20, ठीक है, तो ये हो गया 20 इंटू 20। अब देखिए ये रेडियस जो है इस किस तरीके से निकाला है, क्योंकि ये 40 मिलीमीटर इनर डाया दिया हुआ था ना, तो इससे इसका मैं आधा कर लूँगा तो मुझे रेडियस पता चल जाएगा, तो 20 आ गया। अब मिलीमीटर में दिया हुआ है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करिए, तो 20 इंटू 10⁻³ हो गया। तो ये क्या हो गया 2πr रेडियस, और l हमें पता नहीं है तो l मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अराउंड, मेरा जो आया है 0.1256L, ये आ गया मेरा L की वैल्यू, यानी कि ये एरिया की वैल्यू किसके रेस्पेक्ट में, L के रेस्पेक्ट में आ गई 0.1256L। चलिए ठीक है, यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई होगी। अब मुझे यहाँ पे LMTD निकालना पड़ेगा। अब देखिए LMTD का मतलब ये है लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस। एक्चुअली जब कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होती है तो उसमें हम टेम्परेचर डिफरेंसेस दो हैं, एक तो हीट जो बल्क फ्लूइड हीटेड है उसका टेम्परेचर डिफरेंस वॉल के साथ, और एक जो इधर वाली वॉल है उसका कूल वाले के साथ, यानी कि जो कूलर बल्क फ्लूइड है उसके साथ टेम्परेचर डिफरेंस। तो इन दोनों टेम्परेचर डिफरेंस को अलग अलग तो यूज़ किया नहीं जा सकता, तो एक ओवरऑल U यूज़ किया जाता है जिसको हम, या ओवरऑल T यूज़ किया जाता है टेम्परेचर डिफरेंस, जिसको हम LMTD बोलते हैं, लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस। अब उसी को निकालना इस क्वेश्चन में की है, या उसी चीज़ को अगर आप निकाल ले जाएंगे तो आप आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चला देखते हैं कैसे उसको निकाल सकते हैं। तो LMTD का फॉर्मूला क्या होता है, LMTD यानी कि ये क्या है, लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। तो लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस है, ये LMTD की वैल्यू कितने के बराबर होती है, LMTD इज इक्वल्स टू डेल्टा T2 माइनस डेल्टा T1 अपॉन ln डेल्टा T2 अपॉन डेल्टा T1, ठीक है। अब यहाँ पे हम डेल्टा T2 क्या कह रहे हैं और डेल्टा T1 क्या है, ये क्या चीज़ें हैं, इसको देखना ज़रूरी है। तो चलो जल्दी से इसको समझ लेते हैं कि डेल्टा T1 और डेल्टा T2 क्या क्या चीज़ें हैं। अगर आप यहाँ पे इसका देख रहे हो, अगर आप इसको इसका जो टेम्परेचर्स है अगर उसको ध्यान से देखें तो आप देख पाएंगे कि ये जो बाहर का जो वॉल है, जहाँ से बाहर का जो सिलेंडर है वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम को मेंटेन करवा के रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे कोल्ड वाटर की या कोल्ड फ्लूइड की एंट्री 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रही है, और यहाँ से जो फ्लूइड निकल रहा है वो 85 डिग्री सेंटीग्रेड पे बाहर निकल रहा है। तो अब मुझे ये समझ में आना चाहिए कि मुझे डेल्टा टी कैसे निकालना है। तो डेल्टा टी कैसे निकालेंगे, एक बार 10 से माइनस करेंगे और एक बार 85 से माइनस करेंगे, इसकी 120 को माइनस करेंगे। तो चला यहाँ पे देख लीजिए, चलिए तो पहले केस में अगर मैं डेल्टा T2 निकाल लूँ तो डेल्टा T2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है, डेल्टा T2 इज इक्वल्स टू 120
120 क्या था जी, 120 आपका टेम्परेचर था बाहर की वॉल का, माइनस मैंने यहाँ पे कर दिया 10। क्यों? क्योंकि 10 एंट्री कर रहा था, ठीक है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंट्री हो रही थी जो कोल्डर फ्लूइड था। 120 माइनस 10 ये हमारा हो गया डेल्टा T2। डेल्टा T1 की बात करें तो क्या होगा, आप सही सोच रहे हैं। अगर आपने सोचा है 120 माइनस वैल्यू थी 85, इसको अगर सॉल्व करके लेके आए तो ये आ जाएगा मेरा 110 डिग्री सेंटीग्रेड, 110 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। और इसको अगर सॉल्व करके लेके आए तो ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा, ठीक है। तो ये डेल्टा T2 और डेल्टा T1 की वैल्यूज़ आ गई। अब मुझे LMTD निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो LMTD क्या हो गया, इसका फॉर्मूला रखिए, डेल्टा T2 माइनस डेल्टा T1। तो डेल्टा T2 कितना हो गया 110 माइनस डेल्टा T1 कितना हो गया 35 अपॉन डिवाइडेड बाय कितना हो गया ln, और वही डेल्टा T2 बाय डेल्टा T1। तो डेल्टा T2 कितना है 110 अपॉन T1 हो गया 35। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ रहा है 65.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ रहा है 65.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर ये मेरे पास आ गया तो मैं आसानी से उसी फॉर्मूले में बस डेल्टा T मेरे को पता चल गया, बाकी सारी की सारी चीज़ें हमें पहले से ही पता थी। तो बस पुराने वाले फॉर्मूले में हम रखते चले जाना है। क्या करना है, देखिए गिवन क्या क्या है मेरे पास, गिवन क्या क्या था, मुझे U दिया हुआ है इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ था 750 किलो कैलोरी पर आवर डिग्री सेंटीग्रेड, और Q कितना वैल्यू दिया हुआ है, Q इज इक्वल्स टू 146200, और इसके बाद बस ये दिया हुआ है। और हमारे पास अभी एरिया हमको पता ही, अभी हमने पीछे निकाला था, और इसके बाद हमने अभी डेल्टा T भी निकाल लिया है। फॉर्मूला क्या लगाना है, Q इज इक्वल्स टू U इंटू A इंटू डेल्टा T LMTD लगा देना है, ठीक है। तो या मैं यहाँ पे सीधे LMTD लिख देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। बस तो यहाँ पे Q की वैल्यू 146200 लिख दीजिए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो एरिया है, एरिया अभी हम लोगों ने निकाला था, या पहले मैं U लिख देता हूँ। U की वैल्यू 750 है, फिर एरिया की वैल्यू अभी भी हम लोगों ने निकाली थी 0.1256 L है, और LMTD की वैल्यू अभी भी निकाली थी 65.5 है, 65.5। बस इसी को जब मैं सॉल्व कर लूँगा, व्हेन दिस विल बी सॉल्व, तो मेरा आंसर कितना आ रहा है इस समय, मेरा आंसर आ रहा है L की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे इससे सीधे। तो L विल बी ऑब्टेन्ड एज, L की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, सीधे आप L को उधर कर दीजिए, तो 146200 अपॉन 750 इंटू 0.1256 इंटू 65.5 यह आ गया। तो L जब आप कैलकुलेट करेंगे तो मेरा L आ रहा है 23.69 मीटर। तो ये आंसर आ जाएगा मेरा, ठीक। तो दिस इज बी माई लेंथ। कैसे निकाला, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आप LMTD निकाल लीजिए, बस एक बार LMTD निकल गया तो आप सीधे फॉर्मूले में Q इज इक्वल्स टू UA LMTD में डाल दीजिए। फॉर्मूला अगर आपने सही कैलकुलेट किया होगा तो आंसर तुरंत आ जाएगा। तो ये हो गया मेरा LMTD के ऊपर एक क्वेश्चन मैंने समझा दिया। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं आपके बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के अंदर, तो इस तरीके के भी कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के अगर क्वेश्चन आए तो आप कैसे कर सकें। देखिए दो ही आपके कोर्स में है, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, तो उसको ज़रूर पढ़ करके जाइएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। फर्स्ट ऑर्डर डीएक्टिवेशन रेट कांस्टेंट for soluble and immobilized amyloglucosidase enzyme are 0.03 per minute and 0.005 per minute respectively. The ratio of half-life of the immobilized enzyme to that of the soluble enzyme is. तो देखिए सबसे पहले तो फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ आपको पता होना चाहिए। तो हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितना होता है। अब टी हाफ इस तरीके से लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के।
ये आपको इक्वेशन पता होनी है। टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 बाय के। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको रेट कांस्टेंट ही तो दिया हुआ है और ये के क्या है, के आपका रेट कांस्टेंट ही है। तो बस आप तो इमोबिलाइज्ड एंजाइम के लिए जो वैल्यूज़ दी हुई हैं उसको मैं लिख लेता हूँ। के क्या है यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। के क्या है, दिस इज योर रेट कांस्टेंट। के क्या है आपका, रेट कांस्टेंट है। अब टी हाफ फॉर इमोबिलाइज्ड एंजाइम, इमोबिलाइज्ड एंजाइम के लिए जो टी हाफ है वो कैसे निकलेगा, 0.693 अपॉन, देखिए इमोबिलाइज्ड एंजाइम के लिए दिया हुआ है यहाँ पे 0.005। ठीक, इमोबिलाइज्ड एंजाइम के लिए के की वैल्यू दी हुई है 0.005 पर मिनट। ये निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 138.6 मेरा आया हुआ है। टी हाफ ऑफ इमोबिलाइज्ड एंजाइम 138.6 मेरा आया हुआ है। अब इसी तरीके से टी हाफ ऑफ जो सॉल्युबल एंजाइम है उसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो टी हाफ ऑफ सॉल्युबल एंजाइम कितना कैलकुलेट करेंगे, सेम वे में 0.693 और के की वैल्यू यहाँ पे लगा देनी है 0.03 की, तो ये लगा दीजिए 0.03। ये वैल्यू मेरी जो आई हुई है वो है 23.1। ये याद रखिएगा, ये आपका ये इसको सॉल्व करना है अलग अलग, तो ये वैल्यू जो आ जाएगी मेरी कितनी आ जाएगी, 23.1 आ रही है, 23.1। अब ये दोनों अलग अलग मेरे टी हाफ आ गए हैं। इमोबिलाइज्ड एंजाइम के लिए टी हाफ और सॉल्युबल एंजाइम के लिए टी हाफ दोनों अलग अलग आ गए हुए। अब मुझसे इसका रेशियो ही तो पूछ रहा है, तो रेशियो आराम से निकाला जा सकता है। तो रेशियो ऑफ द टी हाफ कैन बी कैलकुलेटेड एज, तो रेशियो ऑफ हाफ लाइफ कैन बी कैलकुलेटेड एज, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 138.6 अपॉन 23.1। याद रखिएगा ये पहले 138.6 क्या है, इमोबिलाइज्ड का है, अपॉन ये क्या है, सॉल्युबल का है। ठीक है, क्योंकि मैंने इसलिए ये लिखा हुआ है क्योंकि ये इमोबिलाइज्ड वर्सेस सॉल्युबल पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है रेशियो ऑफ हाफ लाइफ ऑफ इमोबिलाइज्ड एंजाइम टू द सॉल्युबल एंजाइम। अगर उल्टा पूछा होता तो मैं उल्टा लिखता। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो मेरा जितना आंसर आ रहा है वो आ रहा है 6 के अराउंड, दिस विल बी अराउंड 6। तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक, तो ये भी क्लियर हो गया होगा, ये क्वेश्चन भी बन गया होगा। तो ये आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर मैंने एक क्वेश्चन और समझा दिया आपको। अब एक और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं टू बी ट्रू। अब एक और क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जीरो ऑर्डर लिक्विड फेज रिएक्शन A to B is being carried out in a batch reactor with A is equals to 10 to the power -3 मोल पर मिनट। अब यहाँ पे देखिए जीरो ऑर्डर, जैसे कि अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात करूँ, आप बिना देखे भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये जीरो ऑर्डर की है कि फर्स्ट ऑर्डर की है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप K को अगर देख रहे होंगे, K की वैल्यू इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर क्या होगी, वो हमेशा मोल पर लीटर होगी, यानी कि कंसंट्रेशन का यूनिट होगा। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट ऑर्डर की तो वहाँ पे पर मिनट होगा। दोनों का यूनिट जो है वो अलग अलग होता है, रेट कांस्टेंट फॉर द जीरो ऑर्डर एंड रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, याद रखिएगा। तो ये हो गया। तो इफ द स्टार्टिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 0.1 मोल पर लीटर, द टाइम इन मिनट्स टेकन बाय द सिस्टम बिफोर ए इज एग्जॉस्टेड इन अ 100 लीटर रिएक्टर इज। तो अब चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए, तो जीरो ऑर्डर में क्या बोला गया, अगर देखिए जीरो ऑर्डर का एक इक्वेशन है, आपको वो पता होना चाहिए। क्या इक्वेशन है, R0 माइनस R इज इक्वल्स टू K इंटू टी। R0 माइनस R इज इक्वल्स टू K इंटू टी। अब देखिए यहाँ पे R0 का मतलब क्या हो गया, ओरिजिनल, जो रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन है ओरिजिनल। आफ्टर टाइम टी रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन कितना हो जा रहा है उसको हम R से बता रहे हैं, और K आपको अगेन पता है क्या है। ठीक, तो फिर से लिख देता हूं, यहाँ पे R0 क्या है, इनिशियल रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन, इनिशियल रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन। R क्या है यहाँ पे, फाइनल रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन, फाइनल रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन। K क्या है आपका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट। K क्या है, रेट
कांस्टेंट, और t क्या है आपका टाइम है। ठीक, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब एक चीज़ ज़रा देखिए कि इन्होंने जो स्टार्टिंग कंसंट्रेशन दिया हुआ है वो 0.1 मोल्स पर लीटर के बराबर दिया हुआ है। तो A का जो कंसंट्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है वो कितना है 0.1 मोल्स पर लीटर, लेकिन टोटल कितने लीटर का रिएक्टर है, टोटल वो 100 लीटर का रिएक्टर है। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि इनिशियल कंसंट्रेशन कितना हो गया, तो इनिशियल कंसंट्रेशन यानी कि R0 ये कितना हो जा रहा है 0.1 मोल्स अपॉन लीटर इनटू 100 लीटर। तो ये कितना हो गया अमाउंट 0.1 इंटू 100 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 10। ठीक, 10 मोल्स कितने लीटर में हो गया इन 10 लीटर, 10 लीटर के अंदर 10 मोल्स है। ठीक है, तो बहरहाल इतनी चीज यहां पे समझ में आ गई होगी। अब अगर मैं आगे देखूं तो अगली चीज यहां पे क्या बोल रहे हैं, अगली चीज यहां पे ये बोल रहे हैं कि जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो कितना है। देखिए, तो एक चीज और पहले K इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3 भी दिया हुआ है यहाँ पे, और R जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो बोल रहे हैं कि इफ द स्टार्टिंग कंसंट्रेशन ऑफ A इज इतना, द टाइम टेकन बाय द सिस्टम बिफोर A इज एग्जॉस्टेड, मतलब फाइनल कंसंट्रेशन जो है वो 0 हो जाना चाहिए, यानी कि R कितना हो जाना चाहिए, R शुड बी 0 मोल्स, पूरा खत्म हो जाना चाहिए, फाइनल कंसंट्रेशन शुड बी 0। ठीक, इसके अलावा आपको यहाँ पे K की वैल्यू भी दी हुई है, तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो टाइम पूछा जा रहा है तो सीधे सीधे इक्वेशन में डाल दीजिए। तो कैसे डाल सकते हैं, तो 10 मेरा R0 हो गया माइनस R 10 0 है इज इक्वल्स टू K इंटू टी। K की वैल्यू कितनी हुई है 10 टू द पावर -3 दी हुई है, और टाइम हमसे पूछ रहा है, तो टाइम इज इक्वल्स टू कितना हो गया 10 अपॉन 10 टू द पावर -3 इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 4 मिनट्स। ये मेरा आंसर आ गया यहाँ से। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीज़ समझ में आएगा। मैं मिनट इसलिए यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे जो K की वैल्यू है वो पर मिनट दी हुई है, तो आंसर 10 टू द पावर 4 मिनट्स आ जाएगा। उम्मीद है कि ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी। ये बेसिकली आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है। जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर दोनों के बारे में मैंने एक एक क्वेश्चन करा दिया ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अ ग्लूकोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन ग्लूकोज इन अ कीमोस्टैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मोनोड मॉडल with specific growth rate is equals to 0.45 hour, Ks is equals to 0.5 gram per liter, biomass from the substrate is generated as YXS is equals to 0.4 gram per gram, और कीमोस्टैट वॉल्यूम दिया हुआ है 0.9 लीटर, मीडिया इज फेड एट 1 लीटर पर आवर एंड कंटेन्स 20 ग्राम पर लीटर ऑफ ग्लूकोज। At steady state, the concentration of biomass in the chemostat is dash ग्राम पर लीटर। अब देखिए, इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आएंगे, जब भी कीमोस्टैट का क्वेश्चन आ रहा है तो आप ध्यान दीजिएगा, अक्सर उसमें कीमोस्टैट के क्वेश्चंस में आपको वॉश आउट का कंडीशन चेक कर लेना चाहिए। ये क्वेश्चन मैंने बेसिकली इसीलिए डाला हुआ है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके वॉश आउट कंडीशन को डील करता है। तो मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि यहाँ पे वॉश आउट क्या होता है और किस तरीके से। अब देखिए, डाइल्यूशन अगर आप बढ़ाते चले जाते हैं, किसी फर्मेंटर के अंदर कोई कीमोस्टैट है, उसमें अगर आप डाइल्यूशन का रेट बढ़ा रहे हैं तो डाइल्यूशन जितनी तेजी से बढ़ता जाएगा उतनी ही तेजी से म्यू बढ़ रहा होगा। लेकिन अब म्यू क्या है, म्यू आपका ग्रोथ रेट है, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। लेकिन स्पेसिफिक ग्रोथ रेट के बढ़ने की एक लिमिट है, लेकिन आप डाइल्यूशन तो बढ़ाते जाते। अब एक पर्टिकुलर केस आएगा जब आपका म्यू मैक्स से भी डाइल्यूशन ऊपर निकल जाएगा। इसके बाद क्या होगा, सेल्स जो हैं वो बाहर निकलने लगेंगी, वो उस फर्मेंटर से बाहर जाने लगेंगी। तो इसी को कंडीशन को बोलते हैं वॉश आउट। तो अगर वॉश आउट हो रहा होगा तो कोई ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही होगी, यानी कि सेल्स फर्मेंटर के अंदर आपको बायोमास नील दिखाई दे रहा होगा, कोई बायोमास नजर नहीं आ रहा होगा। इसी चीज को मैं यहाँ पे कंफर्म करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखते हैं इस फॉर्मूले में क्या, इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी हुई हैं, पहले वो लिखते हैं। तो जो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट है, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट क्या होता है, ये म्यू। स्पेसिफिक ग्रोथ रेट कितना दिया हुआ है हमें यहाँ पे
0.45 आवर इनवर्स। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पे ऊपर ये दिया हुआ है 0.45 स्पेसिफिक ग्रोथ रेट की वैल्यू। दूसरी दी हुई है KS की वैल्यू, KS की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे हमें 0.5 ग्राम पर लीटर के बराबर दी हुई है। इसके अलावा कीमोस्टैट y एक्सेस यानी कि यील्ड दिया हुआ है, YX/S दिया हुआ है कितना 0.4 ग्राम पर ग्राम दिया हुआ है। इसके अलावा कीमोस्टैट वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, कीमोस्टैट वॉल्यूम कितना दिया हुआ है यहाँ पे, वो दिया हुआ है 0.9 लीटर। 0.9 लीटर आप देख सकते हैं ऊपर दिया हुआ है, मैंने हाईलाइट कर रखा है येलो से। दूसरा आपको डाइल्यूशन यानी कि फ्लो रेट दिया हुआ है, सॉरी पहले फ्लो रेट लिख लेता हूँ। फ्लो रेट इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 1 लीटर पर आवर। नेक्स्ट आपको S0 दिया हुआ है यानी कि सबस्ट्रेट का कंसेंट्रेशन, S0 इज इक्वल्स टू 20 ग्राम पर लीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं। डाइल्यूशन रेट मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक, तो डाइल्यूशन कैलकुलेट करना आपको आता भी होगा मुझे लगता है। तो डाइल्यूशन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, D इज इक्वल्स टू F/L। डाइल्यूशन इज इक्वल्स टू फ्लो रेट बाय, सॉरी L मैंने लिख दिया, फ्लो रेट बाय वॉल्यूम F/V। डाइल्यूशन इज इक्वल्स टू फ्लो रेट बाय वॉल्यूम। तो ये कितना हो जाता है, ये फ्लो रेट आपका 1 दिया हुआ है और वॉल्यूम आपका 0.9 दिया हुआ है। 1 डिवाइड बाय 0.9 इज इक्वल्स टू आ जाता है 1.11 आवर इनवर्स। तो ये मेरा डाइल्यूशन रेट हो गया। ठीक, अब अगर एक बार अपना डाइल्यूशन आ गया, जब एक बार डाइल्यूशन आ गया तो हमें स्टेडी स्टेट, एक क्वेश्चन में आपको दिया, आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपको स्टेडी स्टेट दिया हुआ है, एट स्टेडी स्टेट। तो आप जानते हैं कि स्टेडी स्टेट में क्या होता है, एट स्टेडी स्टेट कंसेंट्रेशन म्यू शुड बी इक्वल टू D। यही चीज मैं यहाँ पे लिखता हूं, एट स्टेडी स्टेट में क्या होना चाहिए, म्यू शुड बी इक्वल टू D। बट अब अगर आप देखें तो म्यू की वैल्यू और D की वैल्यू इक्वल नहीं है। बट इन दिस केस म्यू इज नॉट इक्वल टू D। म्यू जो है वो D के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, अब आप देखिए म्यू की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की 1.11 और सॉरी D की वैल्यू हमने 1.11 कैलकुलेट की और म्यू की वैल्यू कितनी है 0.45। दे आर नॉट इक्वल, वो इक्वल तो है नहीं। तो अब मुझे क्या चेक करना है, नाउ लेट्स चेक इफ डाइल्यूशन रेट इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल डाइल्यूशन रेट। क्या करना पड़ेगा, नाउ वी हैव टू चेक, ये चेक करिए कि चेक दैट इफ डाइल्यूशन रेट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल डाइल्यूशन रेट। क्रिटिकल डाइल्यूशन रेट का मतलब ये हो गया, क्रिटिकल या डी क्रिटिकल, डाइल्यूशन क्रिटिकल जो है वो म्यू मैक्स के बराबर होता है। मतलब डी क्रिटिकल जो है वो मैक्सिमम डाइल्यूशन की लिमिट है, वो आप करें तो आप म्यू मैक्स के बराबर हैं। अगर आप इससे भी ऊपर डाइल्यूशन लेकर के जाएंगे तो म्यू मैक्स क्या होगा, सेल्स जो हैं वो बाहर निकल जाएंगे फर्मेंटर के, वहां पे कोई भी सेल फर्मेंटर के अंदर नहीं रह जाएगा। तो डी क्रिटिकल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मोनोड इक्वेशन से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डी क्रिटिकल कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू मोनोड्स इक्वेशन। अब मोनोड्स इक्वेशन क्या होती है, अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं, बेसिकली म्यू इज इक्वल्स टू म्यू मैक्स इंटू एस अपॉन के एस प्लस एस। तो म्यू मैक्स मुझे यहाँ से निकालना है, क्यों, क्योंकि आप जानोगे कि म्यू मैक्स कितना के बराबर होता है, इट इज इक्वल टू डी क्रिटिकल। तो अगर मेरा म्यू मैक्स मुझे पता चल गया तो डी क्रिटिकल ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन में रखता हूँ मैं फॉर्मूलेज, मेरे को पता है कि म्यू की वैल्यू दी हुई है 0.45, म्यू मैक्स मुझे निकालना है, इंटू एस की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 20 दिया हुआ है, और के एस प्लस एस, के एस 0.5 दिया हुआ है और प्लस 20 कर दीजिए। तो यहाँ से जब आप इससे म्यू मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, म्यू मैक्स इज इक्वल्स टू 0.45 इंटू 20.5 अपॉन 20। तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.461 आवर इनवर्स।
क्या आ गया 0.461 आवर इनवर्स, ये आ गया मेरा म्यू मैक्स का वैल्यू। एंड दिस म्यू मैक्स वैल्यू विल बी इक्वल टू डी क्रिटिकल वैल्यू। अब जरा आपका डी कितना आया है ये जरा देख लीजिए। डी क्रिटिकल की वैल्यू इतनी है 0.46, लेकिन डी की वैल्यू कितनी आई है, डी की वैल्यू आई है 1.11, यानी कि आपका डाइल्यूशन का रेट इतना ज़्यादा है कि सेल्स ग्रो ही नहीं कर पाएंगे एंड सेल्स विल बी वॉश्ड आउट। तो सेल्स यहाँ पे क्या कंडीशन आपको देखने को मिल रही है, यू आर वॉचिंग अ वॉश आउट कंडीशन, वॉश आउट कंडीशन। और वॉश आउट कंडीशन में क्या होता है, कंसेंट्रेशन या सेल के अंदर ग्रोथ या फर्मेंटर के अंदर देयर इज नो बायोमास, नो बायोमास या जीरो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, इस तरीके का क्वेश्चन खूब बार पूछा जाता है जहां पे आपसे वॉश आउट को चेक करवाया जाता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन अ फेड बैच कल्चर, अब देखिए मैंने कंटिन्यूअस कल्चर के ऊपर करा दिया आपको, मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। अब मुझे बात करनी है फेड बैच कल्चर, क्योंकि आप फेड बैच कल्चर अगेन आपका टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो फेड बैच कल्चर में दिया हुआ है, इन अ फेड बैच कल्चर 200 ग्राम पर लीटर ग्लूकोज सॉल्यूशन इज एडेड एट अ फ्लो रेट ऑफ 50 लीटर पर आवर। मतलब फेड बैच कल्चर में होता क्या है, पहले बेसिकली अगर हम फेड बैच कल्चर को देखें तो वहां पे इंटरप्टेड फीडिंग होती है, लगातार कंटिन्यूअस फीडिंग नहीं होती है, इंटरप्टेड फीडिंग होती है। बीच बीच में चीज़ें डालते हैं और इंटरप्टेड उसको खाली भी करते रहते हैं, बीच बीच में खाली करते हैं, भरते हैं, फिर टेक आउट करते हैं, इस तरीके का काम होता है, कंटिन्यूअसली नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है फेड बैच में वो 200 ग्राम पर लीटर ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन इज एडेड एट अ फ्लो रेट ऑफ 50 लीटर पर आवर। इनिशियल कल्चर वॉल्यूम एंड द इनिशियल सेल कंसेंट्रेशन ये दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली। द यील्ड कोएफिशिएंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है इज 0.5 ग्राम सेल मास ग्राम पर सबस्ट्रेट। द सेल कंसेंट्रेशन एट क्वाजी स्टेडी स्टेट इज एट t इज इक्वल्स टू 8 आवर इज। तो सेल का कंसेंट्रेशन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसमें मैं देखता हूँ कि क्या क्या चीज़ें पहले लिखी हुई हैं, क्या क्या चीज़ें मुझे दी हुई हैं। तो इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का इनिशियल कंसेंट्रेशन दिया हुआ है 200 ग्राम पर लीटर। फ्लो रेट मुझे दिया हुआ है F, यानी कि फ्लो रेट, फ्लो रेट कितना दिया हुआ है, फ्लो रेट इज 50 लीटर पर आवर। नेक्स्ट मुझे दिया हुआ है इनिशियल कल्चर वॉल्यूम, इनिशियल कल्चर वॉल्यूम यानी कि V0, ये कितना दिया हुआ है 600 लीटर, यानी कि शुरुआत में कल्चर का वॉल्यूम कितना है 600 लीटर है। इनिशियल सेल कंसेंट्रेशन, इनिशियल सेल कंसेंट्रेशन दिया हुआ है 20 ग्राम पर लीटर। अब देखिए 20 ग्राम पर लीटर आपका इनिशियल कंसेंट्रेशन है, आपको टोटल वॉल्यूम 600 लीटर दिया हुआ है। तो क्या हम पूरे फर्मेंटर के अंदर कितना वॉल्यूम, कितना सेल का कंसेंट्रेशन है वो नहीं निकाल सकते? निकाल सकते। तो फॉर 600 लीटर, फॉर 600 लीटर कैसे निकालेंगे, 20 ग्राम बाय लीटर इंटू 600 लीटर, ये कट जाएगा और आपका आ जाएगा 12,000 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो 12,000 ग्राम ये आ गया आपका। तो दिस इज़ फॉर योर इंटायर वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम के अंदर कितना ग्राम होगा सेल का कंसेंट्रेशन वो आ गया। इसके अलावा आपको यील्ड का कोएफिशिएंट दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है यील्ड कोएफिशिएंट, यील्ड कोएफिशिएंट कितना दिया हुआ है जिसको हम YXS बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू मुझे दी हुई है 0.5 ग्राम पर ग्राम। ठीक है, टाइम जो दिया हुआ है वो 8 घंटे दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू 8 आवर्स। ठीक है, अब क्वाजी स्टेडी स्टेट का क्या फॉर्मूला होता है? देखिए क्वाजी स्टेडी स्टेट का मतलब ये हो गया कि वी आर ऑलमोस्ट रीचिंग द स्टेडी स्टेट। ठीक है,
क्वाजी स्टेडी स्टेट का मतलब है वी आर ऑलमोस्ट रीचिंग द स्टेडी स्टेट। तो क्वाजी स्टेडी स्टेट का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल्स टू x0 प्लस f इंटू वाई एक्स एस इंटू S0 इंटू टाइम। अब देखिए मैं इस इक्वेशन को पूरा आपको समझा देता हूँ। ये क्या है, ये आपकी जो क्वाजी स्टडी स्टेट में जो फेड बैच कल्चर होता है, फेड बैच कल्चर इज ऑलवेज वर्किंग इन द क्वाजी स्टडी स्टेट। तो इसमें क्या x की वैल्यू, x क्या है आपका, जो फाइनल जो बायोमास का कंसेंट्रेशन है उसको मैं x से दे रहा हूँ। x0 क्या है, जिस बायोमास के कंसेंट्रेशन से आपने शुरुआत की थी वो x0 है। f क्या है, फ्लो रेट है, क्योंकि आप मीडिया को फ्लो करा रहे हैं वो f है, इनटू y एक्सिस। y क्या है, आप x कितना बायोमास जनरेट कर रहे हैं एक अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट को यूज करने के बाद, वो xs है, इनटू आपने टोटल सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन जो आप दे रहे हैं वो, और कितने टाइम तक दे रहे हैं इनटू t। तो ये वैल्यू दोनों को जोड़ देंगे जब आप x0 और ये जब आपने जो सबस्ट्रेट के कंसेंट्रेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उन दोनों को जोड़ देंगे। एक तो आप जो सबस्ट्रेट का कंसेंट्रेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी वजह से बायोमास ग्रो होगा, और एक बायोमास पहले से ही मौजूद है। इन दोनों बायोमासेस को जब आप जोड़ देंगे तो हमें फाइनल बायोमास का कंसेंट्रेशन मिल जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू x0 क्या है, इनिशियल बायोमास का कंसेंट्रेशन, f फ्लो रेट, y एक्सिस आपकी यील्ड है, S0 क्या है आपका सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन है, और t क्या है, टाइम है। तो इसी में हमने सारी की सारी वैल्यूज पुट इन कर देते हैं, प्लग इन कर देते हैं। तो देखिए आपका जो इनिशियल हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया था वो 12,000 ग्राम था, प्लस फ्लो रेट मेरा कितना था 50 लीटर पर आवर, इनटू S0 मेरा कितना है 0.5 ग्राम पर ग्राम, और y एक्सेस सॉरी मैंने लिख दिया, S0 मेरा कितना है 200 ग्राम पर लीटर, और टाइम कितना है 8 आवर इंटू 8 आवर। ठीक है, ये हो गया टोटल, ये पूरा हो गया। इसको आप सॉल्व कर लीजिए सीधे। तो अगर आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आपका ये इधर आवर कट जाएगा, और इधर ग्राम से ग्राम कट जाएगा यहाँ से, ठीक, लीटर से लीटर कट जाएगा। तो टोटल मेरे पास क्या बचा, यहाँ पे ग्राम ही तो बचा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आप कितना आएगा 12,000 ग्राम प्लस तो 400 ये आ जाएगा 40,000 ग्राम इज इक्वल्स टू 52,000 ग्राम। तो 12,000 ग्राम ऐसे आ गया, ये 40,000 ग्राम हो गया, तो ये टोटल मिला करके 52,000 ग्राम हो गया। अब अगर मुझसे बोला जाए कि फाइनल वॉल्यूम कितना है, क्योंकि भाई आपका केवल और केवल सबस्ट्रेट का केवल और केवल बायोमास का कंसेंट्रेशन थोड़ी ना बढ़ रहा है, आपका वॉल्यूम का भी तो कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि आप बीच बीच में इंटरमिटेंटली डाल रहे हैं, आप अपने फ्लो रेट को अपना इनपुट कर रहे हैं मटेरियल को बीच बीच में, तो आपका वॉल्यूम लगातार कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, फाइनल वॉल्यूम को वो अगर मैं V से लिख दूं तो V इज इक्वल्स टू V0 प्लस F इंटू टी। तो V0 क्या मतलब हो गया, इनिशियल वॉल्यूम, फ्लो रेट F है, T क्या है, टाइम है। तो अब ये आपको इनिशियल वॉल्यूम आपको पता है, क्योंकि हम 600 हमने यूज़ भी किया था अभी कि 600 जो ये इनिशियल वॉल्यूम का एंट्री था, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया 600 लीटर का आपका जो वॉल्यूम आप लगा रहे हैं 600 लीटर का। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना है मेरा 600 लीटर, प्लस फ्लो रेट मेरा कितना है, फ्लो रेट को अगर मैं देखूं तो 50 टाइम 8 आवर्स है। तो ये अगर टोटल कैलकुलेट कर ले तो मेरा आ जाएगा 1000 लीटर्स, 1000 लीटर्स। तो मेरा 600 प्लस 50 इंटू 8 यानी कि 400, टोटल मिला करके 1000 लीटर्स आ गया। तो दिस इज माय फाइनल वॉल्यूम। अब मेरा फाइनल कंसंट्रेशन भी आ गया, बायोमास का अमाउंट आ गया, और फाइनल वॉल्यूम आ गया। तो सेल कंसंट्रेशन इजीली से निकाला जा सकता है। कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, तो सेल कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू सेल कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू टोटल जो अमाउंट था, अमाउंट ऑफ सेल्स
अपॉन कितना हो गया वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कितना अमाउंट ऑफ सेल्स था 52,000 अपॉन मेरा वॉल्यूम कितना था 1000 लीटर, तो ये 52 ग्राम पर लीटर आ गया आंसर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा आंसर हो गया 52 ग्राम पर लीटर, ये हो गया मेरा बी ऑप्शन। ठीक, तो उम्मीद है कि ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो कुल मिला करके हम लोगों ने ऑलमोस्ट जितने भी अलग अलग टॉपिक्स में मैंने कोशिश किया कि आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करा सकूं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में हेल्प चाहिए तो अभी भी बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का जो रिकॉर्डेड वीडियोज़ है वो भी अवेलेबल है, हमारे पास रिकॉर्डेड वीडियोज़ अवेलेबल है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको बुक की हेल्प चाहिए तो बुक भी हमारे पास अवेलेबल है, उसमें भी क्वेश्चंस को सॉल्व करके मैंने दिखाया हुआ है बहुत सारे क्वेश्चंस को अलग अलग टॉपिक पे। तो अगर आपको रिकॉर्डेड वीडियोस चाहिए या कॉम्प्रिहेंसिव हैंड रिटन नोट्स चाहिए बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के, तो भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8299134528 पे। अगेन मैं कहना चाहूँगा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ज़रूर टाइम दीजिए, इसको ज़रूर प्रैक्टिस करिए, अदरवाइज़ न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, तो चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।